सच बताओ, अगर कोई भी स्ट्रक्चर आपको खूबसूरत दिखता है तो उसकी खूबसूरती में आप सबसे पहले क्या देखते हो? स्ट्रक्चर, साइज, फिनिशिंग? फाउंडेशन कॉमन पब्लिक को बिल्डिंग का सबसे बोरिंग पार्ट लगता है, बट एक्चुअल में फाउंडेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी बिल्डिंग। ये एक ग्रेविटेशनल नेसेसिटी है, आपके स्ट्रक्चर के एंटायर लोड को ग्राउंड में इवनली ट्रांसफर करता है एंड ये इंश्योर करता है कि आपका स्ट्रक्चर सेफ एंड स्टेबल खड़े रहे सालों दर सालों। In this video, we are going to talk foundation. For those who are new here, I am Manas De, a civil engineer currently working in CPWD, and in this channel, we talk construction. जब भी हमें कोई नया स्ट्रक्चर या नया डिजाइन देखने को मिलता है, तो हम सभी सिविल इंजीनियर्स का सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे थॉटफुल प्रोसेस एक चीज पे टिका होता है, इसकी फाउंडेशन कैसी है। फाउंडेशन हमारी बिल्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है एंड ये एक ऐसा हिस्सा है जो एक बार बन गई तो बन गई। स्ट्रक्चर के फिनिशिंग आइटम जैसे टाइल्स, ग्लास एटसेट्रा हम हमेशा चेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट ये टाइम के बदलते वक्त के साथ नई टेक्नोलॉजी आती रहती है और हम नई चीजें डालते जाते हैं, बट फाउंडेशन को हम एक बार डाल दिए तो डाल दिए, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। एंड दैट्स व्हाई जब भी आप फाउंडेशन कास्ट करो, इस पे खर्चा कम करने के बारे में मत सोचना। मेरे पीछे जो फाउंडेशंस आपको दिख रहे हैं वो एक आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए है एंड इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स आरसीसी स्ट्रक्चर को 75 इयर्स के लिए डिजाइन करने को कहती है एंड दैट्स व्हाई इसे हमें 75 इयर्स, यस दैट्स मोर देन एज ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, उतने साल के लिए स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड इंटैक्ट रखना है एंड इसीलिए इसको समझना हर सिविल इंजीनियर की नेसेसिटी है। फाउंडेशन कई तरह के होते हैं, जो मेरे पीछे खड़ा फाउंडेशन दिख रहा है आपको, दैट्स एन आइसोलेटेड फुटिंग। इस तरह के बहुत सारे फाउंडेशंस होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, बट उससे पहले ये जानना जरूरी है कि फाउंडेशन का फंक्शन क्या है। फाउंडेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके बिल्डिंग के बियरिंग लोड को लेना। देखो, सॉइल लाइक एनी अदर मटेरियल इनफाइनाइटली स्ट्रॉन्ग तो होता नहीं एंड अगर हम इसमें इतना ज्यादा लोड दे दें जो इसकी बियरिंग कैपेसिटी को फेल कर जाए तो सॉइल भी फेल करता है। एंड इस तरह का फेलियर जब भी हमारे सॉइल में होता है तो उसे हम बियरिंग फेलियर बोलते हैं। एंड इसमें क्या होता है कि फाउंडेशन जो आपने डाल रखा है उसके आसपास वाली जो मिट्टी है वो हीव हो जाएगी, ऊपर की ओर आ जाएगी एंड आपका फाउंडेशन नीचे की ओर सेटल कर जाएगा। बाय द वे, किसी को C5 वैल्यूज याद आ रहे हैं क्या? डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू सॉइल मैकेनिक्स हियर, आई एम जस्ट फॉर बेसिक फाउंडेशंस। ये तो होगी बियरिंग कैपेसिटी की बात, जहाँ पे आपका जो सॉइल है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड आपका फाउंडेशन पूरी की पूरी तरह से स्लाइड होता हुआ शेयर फेलियर में अंदर की ओर चला जाता है। बट कई बार इस तरह का फेलियर नहीं होने के बावजूद भी हम फाउंडेशन को फेल मानते हैं। बेसिकली फेलियर उसे बोला जा सकता है जहां पे आपका स्ट्रक्चर अपनी सर्विसेबिलिटी खो देता है एंड ये तब भी हो सकता है जब आपका फाउंडेशन कंप्लीटली फेल ना हो बट एक्सेसिव सेटलमेंट आ जाए। एक्सेसिव सेटलमेंट का मतलब ये है कि सॉइल एक पॉइंट पे कुछ ज्यादा ही नीचे चला जाए, उसकी बियरिंग कैपेसिटी इतनी तो हो कि वो फेल ना हो, लेकिन इतनी स्वेलेबिलिटी हो कि वो फाउंडेशन को नीचे की ओर धक्का दे दे। एंड दैट्स व्हाई सेकंड फंक्शन ऑफ फुटिंग इज इट शुड नॉट सेटल टू मच। सो फुटिंग को इस तरह से डिजाइन करना है कि ना वो बियरिंग में फेल हो और ना ही एक्सेसिव सेटलमेंट में फेल हो। नाउ फुटिंग में ये सारा का सारा फेलियर ओनली वर्टिकल फोर्सेस से ही होता है, बट फुटिंग सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस में ही एक्सपोज नहीं होता। स्पेशली हाई राइज स्ट्रक्चर के फुटिंग्स जहाँ पे विंड लोड, अर्थक्वेक लोड काफी कंसिडरेबल अपलिफ्ट प्रेशर देते हैं, वहाँ पे फुटिंग अपलिफ्ट प्रेशर से या शेयरिंग से या स्लाइड से भी फेल हो सकता है। एंड इस तरह के फेलियर से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो भी स्ट्रक्चर हमारा खड़ा है उसके विंड लोड एनालिसिस एंड अर्थक्वेक एनालिसिस को हम प्रॉपर्ली करें एंड जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो फाउंडेशन में हम पुट अप करें। बट फाउंडेशन में फेलियर सिर्फ लोड से ही नहीं आ सकते हैं। आप जिस ग्राउंड पे अपना फाउंडेशन डाल रहे हो उस पे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कई तरह के मटेरियल्स पाए जाते हैं, कई तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं, कई तरह के फंगी पाए जाते हैं एंड ये सारे के सारे चीज आपके फाउंडेशन को अटैक करते हैं एंड वो खा जाते हैं आपके फाउंडेशन को। नो, लिटरली दे ईट योर फाउंडेशन। देयर आर सर्टेन केमिकल्स व्हिच अटैक सो एग्रेसिवली, और अगर आप अपने रीइंफोर्समेंट को अच्छा प्रोटेक्शन नहीं देंगे, अपने कंक्रीट को अच्छा नहीं रखेंगे, द फाउंडेशन विल बी ईटन अप by those organic and inorganic materials. So, foundation का third function इस तरह के ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपने स्ट्रक्चर को सेफ रखना। इतना ही नहीं, अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे देयर इज कंसिडरेबल टेम्परेचर ड्रॉप, स्पेशली विंटर एरियाज में जहाँ टेम्परेचर सब जीरो में चला जाता है एंड देयर इज प्रॉब्लम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइस इन द विंटर सीजन, वहाँ पे आपको फाउंडेशन को बचाना होता है फ्रॉम अटैक ऑफ वाटर एक्सपेंशन। हम सबको पता है कि वाटर एक्सपैंड्स एज इट बिकम्स आइस
एंड ड्यूरिंग दिस एक्सपेंशन ये आसपास के सॉइल में प्रेशर डालता है एंड ये प्रेशर आपके फाउंडेशन में ट्रांसफर होता है। इस तरह के प्रेशर से फाउंडेशन में फेलियर आ सकता है बिकॉज इट बिल्ड्स इमेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। इतना नहीं, देयर आर सम एरियाज जहाँ पे एक्सपेंसिव सॉइल पाए जाते हैं। हम सबको पता है कि ब्लैक कॉटन सॉइल एक ऐसा सॉइल होता है जहाँ वाटर डालने से बहुत ही ज्यादा एक्सपेंशन मिलता है, बट वाटर के हट जाने से देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ श्रिंकेज। सो दिस काइंड ऑफ एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंप्रेशन and tensile stress in your footing and this may lead to failure of footing. Thankfully, nature ने इस तरह के फिनोमेना को सब सरफेस लेवल पे यानी कि टॉप लेवल पे ही लिमिट रखा है। जैसे जैसे हम अपने ग्राउंड से नीचे आते जाते हैं वैसे वैसे ये फिनोमेना हमारे रिड्यूस होते जाते हैं एंड दैट्स व्हाई हमें ये इंश्योर करना होता है कि इस तरह के फोर्सेस से बचाने के लिए फाउंडेशन को हम इतना डीप रखें कि उस डेप्थ में इस तरह के फिनोमेना अकर ही ना हो। सो अपने स्ट्रक्चर को इस तरह के एक्सपेंसिव एंड कॉन्ट्रैक्टिव फोर्सेस से सेफ रखना भी फाउंडेशन का एक फंक्शन है। बट सॉइल में एरोजन भी होता है एंड बिकॉज ऑफ एरोजन आपका जो फाउंडेशन है दैट कम्स एट अ रिस्क ऑफ गेटिंग इट्स सॉइल बीनीथ इट एरोडेड अवे। एरोजन से बचाने के लिए हमें ये इंश्योर करना होता है कि फाउंडेशन को हम इतना डीप रखें कि स्काउरिंग बिकॉज ऑफ एरोजन ना हो, नहीं तो पैरों तले जमीन धंस जाएगी। एक आखिरी चीज, फाउंडेशन को डिजाइन करते टाइम हमें ये ध्यान रखना होता है कि फाउंडेशन शुड बिकम कॉस्ट इफेक्टिव। हम एक 2 स्टोरी के बिल्डिंग बनाने के लिए हो सकता है कि फाउंडेशन को हम इतना स्ट्रॉन्ग बना दें कि दैट लास्ट फॉर 100 ईयर्स। पर सोच के देखो, क्या आप 100 ईयर्स तक रहोगे? जब आपका ही लाइफ स्पैन 60 to 70 ईयर्स का है तो क्या मतलब बनता है कि आप एक फाउंडेशन को 100 ईयर्स या 150 ईयर्स के लिए बना रहे हो? Until and unless the foundation is for a monumental structure, we have to ensure the cost effectiveness of your foundation. After all, engineering is all about making things perfect, making sure that it is cost effective and it is practical to use. Okay, now that we know the function of the footing, let us now understand कि कितने तरह के footings पाए जाते हैं। Footings को broadly हम 2 units में categorize कर सकते हैं, shallow footing and deep footing. Shallow footing हम तब यूज करेंगे जब हमारा लो राइज स्ट्रक्चर है या फिर मॉडरेट स्ट्रक्चर है एंड ग्राउंड का स्ट्रेंथ आपका अच्छा है, तो वहां पे हम shallow footings यूज करेंगे। डीप फुटिंग्स तब यूज होता है जब स्ट्रक्चर से आने वाला लोड बहुत हेवी होता है। इट इज स्पेशली एप्लीकेबल फॉर ब्रिजेस या किसी मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर को अगर आप बना रहे हो या हाई राइज स्ट्रक्चर बना रहे हो या किसी ऐसे जगह पे जहाँ पे सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी लेस देन 15-20 टन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है एंड आप से मॉडरेटली हाई स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हो, वहाँ पे हमें डीप फुटिंग्स की जरूरत पड़ती है। नाउ शैलो फुटिंग्स कई तरह के होते हैं, आइसोलेटेड फुटिंग, स्ट्रिप फुटिंग, स्प्रेड फुटिंग एंड राफ्ट फुटिंग। ऑल दीज आर शैलो फुटिंग्स जहाँ पे डेप्थ आपका जो एक्सकवेशन का होगा वो बहुत कम रहेगा। वहीं डीप फुटिंग्स में यूजुअली पाइल फाउंडेशन में हम डीप फुटिंग्स को कैटेगराइज करते हैं एंड शैलो फुटिंग्स में जो हमारा लोड बियरिंग कैपेसिटी होता है दैट इज प्राइमरीली कम्स फ्रॉम एंड बियरिंग ओनली। वहीं जो आपका डीप फुटिंग है जैसे कि पाइल फुटिंग्स हो गए, यहाँ पे जो आपका बियरिंग कैपेसिटी आता है आपके फुटिंग का दैट इज पार्टली कमिंग फ्रॉम एंड बियरिंग ऑफ द पाइल एंड पार्टली कमिंग फ्रॉम स्किन फ्रिक्शन, जो कि आपका सरफेस है पाइल का, उसके स्किन फ्रिक्शन से कुछ बियरिंग कैपेसिटी हमें ऑब्टेन हो जाती है। अभी जो हम फुटिंग्स देख रहे हैं वो सारे के सारे आइसोलेटेड फुटिंग्स हैं। कई जगह पे हम 2 और मोर आइसोलेटेड फुटिंग्स को जब कंबाइन कर देते हैं तो इसे हम कंबाइंड फुटिंग्स भी बोलते हैं। यहाँ पे हमारी बियरिंग कैपेसिटी 35 टन पर मीटर स्क्वायर मिली है एंड जो बिल्डिंग हम बनाने जा रहे हैं दैट इज अ G+3 स्ट्रक्चर। बिल्डिंग साइज काफी बड़ी है लेकिन हाइट कम है एंड दैट्स व्हाई we are seeing a moderately loaded structure and very good bearing capacity and that's why हम isolated footing के लिए ही जा रहे हैं। वही अगर आप world's tallest building बुर्ज खलीफा को लेते हो तो it is a combination of raft footing and pile footing। तो यहाँ पे आपको पूरे के पूरी structures जो हैं वो deep footing पे ही मिलेंगे आपको। रिवर के ब्रिजेस में जो फुटिंग यूज होते हैं दे आर ऑल्सो डीप फुटिंग्स ओनली। तो इस तरह के हाईली लोडेड स्ट्रक्चर्स में आपको डीप फुटिंग्स देखने को मिलेगा। कई बार जो हमारा लाइट वेट स्ट्रक्चर होता है 1 या 2 स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं हम एंड अलोंग द वॉल लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, तो अलोंग द वॉल जो हम एक कंटिन्यूअस स्ट्रिप डालते हैं फुटिंग का, दैट काइंड ऑफ फुटिंग इज कॉल्ड स्ट्रिप फुटिंग। इस सारे के सारे फुटिंग्स शैलो फुटिंग कहलाएंगे
एंड यहाँ पे एंड बियरिंग से ही हमें हमारा बियरिंग कैपेसिटी ऑब्टेन होता है। कई बार स्ट्रक्चर का स्ट्रेच अगर बहुत बड़ा हो, जैसे कि बहुत बड़ा स्ट्रेच का आप बिल्डिंग बनाने जा रहे हो, जैसे मॉल बनते हैं या हाउसिंग कम्युनिटीज़ बनते हैं जहाँ पे बड़े बड़े बेसमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है आपको, तो इस तरह के जगहों पे हम कई बार राफ्ट फुटिंग के लिए भी जाते हैं। राफ्ट फाउंडेशन हमें एक एडेड एडवांटेज ये देता है कि जितने भी कॉलम्स होते हैं वो सारे के सारे कॉलम्स एक पर्टिकुलर फाउंडेशन से कनेक्टेड होते हैं, तो डिफरेंशियल सेटलमेंट होने के चांसेस यहाँ पे कम हो जाते हैं। ना डिफरेंशियल सेटलमेंट क्या होता है? कोई एक कॉलम जहाँ पे एक्सेसिव हेवी लोड आ रहा है या कोई एक पॉकेट ऑफ सॉइल जो कि बियरिंग कैपेसिटी में बहुत लूज है, वहाँ पे एक फुटिंग बहुत ज़्यादा सेटल कर जाए एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ योर फुटिंग्स, देन दैट पर्टिकुलर केस में बिल्डिंग का एक छोटा सा हिस्सा सेटल होता है and it results in lot of stress build up in your building. That kind of settlement is called differential settlement. तो इस तरह का सेटलमेंट होने के चांसेस ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाते हैं अगर आप राफ्ट फाउंडेशन का यूज करते हो। जब हम बात करते हैं डीप फाउंडेशन की, तो इनवेरिएबली हम पाइल फाउंडेशन के बारे में ही बात करेंगे। पाइल फाउंडेशन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि पाइल फाउंडेशन में जो हमारी बियरिंग कैपेसिटी ऑब्टेन होती है दैट इज पार्टली बाय एंड बियरिंग एंड पार्टली बाय स्किन फ्रिक्शन। तो यहाँ पे सी वैल्यू यानी कि कोहेसिव वैल्यू ऑफ सॉइल से हमें स्किन फ्रिक्शन के लिए जो स्ट्रेंथ मिलता है वो हम निकाल पाते हैं, एंड एंड बियरिंग जो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है CNC QNQ 0.5 गामा BN गामा, उससे हमारा एंड बियरिंग कैपेसिटी मिल जाता है। डीप फाउंडेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसे ग्राउंड में ड्राइव करना। इसे ड्राइव करने के लिए यूजुअली हम हैमर्स का यूज़ करते हैं जो कि एक डायनामिक लोड प्रोवाइड करता है, एंड हमारी जो बिल्डिंग के चलते पाइल में जो लोड आने वाला है उस डिज़ाइन लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए हम डायनामिक लोड का यूज़ करते हैं जो कि पाइल को नीचे ग्राउंड में ड्राइव करता है। नाउ एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि कई बार जो लोड हम पाइल पे डाल रहे हैं वो लोड इनफ नहीं होता है पाइल को ड्राइव करने के लिए। कई बार क्या होता है ना कि जो आपकी बियरिंग कैपेसिटी है वो अचीव हो जाती है, सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी है वो अचीव हो गई, लेकिन जो स्ट्रक्चर पे लोड आ रहा है वो उस बियरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, आपको फाइल को और नीचे लाना पड़ेगा ताकि स्किन फ्रिक्शन से एडेड एडवांटेज मिले, एडेड बियरिंग कैपेसिटी मिले। बट उसे ड्राइव कैसे करें आप? इसीलिए हम हैमर का यूज़ करते हैं। हैमर में क्या होता है कि जो डायनामिक लोड आप डालते हो दैट इज ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स द स्टैटिक लोड, एंड दैट्स व्हाई कई बार आपने देखा होगा जब भी आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो, जो रिवर के आसपास जो आपकी पाइल फाउंडेशन कर रही होती है लोग, वहाँ पे आपका एक हैमर होता है जो बहुत ज़्यादा हैमर करते हुए फाउंडेशंस को अंदर की ओर धकेलता है। सो दिस इज हाउ वी ड्राइव द पाइल फाउंडेशन। शैलो हो चाहे डीप हो, all foundations particularly serve one and one purpose only, that is safely transferring the load of the building into the soil. Without this it is really not possible to have a static and stable structure. So इसीलिए फाउंडेशन को जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप सिविल इंजीनियर हो, चाहे आप अपना घर बना रहे हो, चाहे आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए स्ट्रक्चर का, वो है फाउंडेशन। That's it for today's video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको फाउंडेशन के मिस्टेक्स के बारे में जानना है तो कमेंट करके बताओ मिस्टेक्स इन फाउंडेशन, सो दैट मैं अगले वीडियो में आपको मिस्टेक्स इन फाउंडेशन के बारे में बता पाऊँ। See you in the next video. तब तक के लिए बाय बाय।